नमो नमो प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। ओरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसाहूनं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में हम यहाँ पर वाक्यानुवाद कर रहे हैं। वाक्यानुवाद में अब आगे की वाक्यानुवाद जो है वो आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिसमें क्रियापद, विद्यर्थ और आज्ञार्थ के जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद को देख रहे हैं। अब आगे की यहाँ पर वाक्यानुवाद हम लोग देखेंगे। वाक्यानुवाद में आगे की वाक्यानुवाद अगर देखा जाए तो इसमें है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न वा न च बांधव न च विद्यागम कश्चित् तम देशं परिवर्जयेत्। यहाँ पर देखेंगे कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिः न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशं परिवर्जयेत्। अर्थात यहाँ पर एक क्रियापद अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो क्रियापद क्या है यहाँ पर? परिवर्जयेत्। अर्थात परिवर्जयेत् का अर्थ क्या है? कौन सा धातु है परिवर्जयेत् में? वर्जन करना, यानी परि प्लस वर्ज धातु है। क्या है यहाँ पर? परि प्लस व्रज। हाँ, परि प्लस वर्ज धातु। 1 मिनट चालू रखना। परि प्लस वर्ज धातु अर्थात क्या करना? इसका अर्थ क्या होता है कि त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिवर्जयेत् यानी त्याग करना चाहिए। किसे त्याग करना चाहिए? तो देशम। किसको त्याग करना चाहिए? देश को। कौन से देश को? तो यहां पर बताया गया कि तम देशम परिवर्जयेत् यानी उस देश को त्याग करना चाहिए। उस देश को त्याग करना चाहिए। कौन से देश? तो वो यहां पर 3 पद में यहां पर कहा गया है। यस्मिन् देशे सन्मानः न अस्ति। अस्ति, अस्ति का मतलब है और न अस्ति अर्थात नहीं है। क्या नहीं है? तो सम्मानः अर्थात सम्मान यानी सम्मान नहीं है। कहा? यस्मिन् देशे। ये संधि के साथ करेंगे तो यस्मिन् और देशे, ये देश का विशेषण यस्मिन् है। अर्थात जिस देश में, यानी जिस देश में सम्मान न हो, जिस देश में सम्मान न हो। फिर दूसरे यहां पर भी क्या बताया गया? वृत्ति ही न, यानी वृत्ति न हो अर्थात आजीविका, कोई भी प्रवृत्ति आजीविका न हो। फिर बांधव न यानी बांधव यानी भाई, यानी भाई न हो। फिर दूसरा यहां पर क्या बोला गया? कश्चित विद्यागमन, कोई विद्या प्राप्ति का स्थान न हो। विद्यागम अर्थात विद्या प्राप्ति का स्थान, अर्थात विद्या प्राप्ति का कोई स्थान न हो। ठीक है, फिर से एक बार। जिस देश में सम्मान न हो, वृत्ति अर्थात आजीविका न हो, बांधव अर्थात भाई न हो, फिर विद्यागम का कोई स्थान न हो या तो अथवा कोई विद्यागम का यानी विद्या प्राप्ति का स्थान न हो, तम देशम परिवर्जयेत् उस देश का क्या करना चाहिए?
त्याग करना त्याग चाहिए, करना या चाहिए। तो फिर उस देश को छोड़ देना चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद, किमप्यस्ति स्वभावेन सुंदरम वाप्य सुंदरम यदेव रोचते यस्मै भवेत्तस्य सुंदरम। फिर से, किमप्यस्ति स्वभावेन सुंदरम वाप्य सुंदरम यदेव यस्य रोचते यस्मै भवेत्तस्य सुंदरम। इसमें बहुत सारा संधि है, यहाँ पर एक एक करके संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रथम यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? किमपि किमपि, साथ में ही किमपि, क्योंकि आगे हम लोग देखे थे कि अपि के साथ में को क्या क्या था? चित, चिज्जन और अपि। हाँ, चित चन और अपि लगकर क्या होता है? वह अनिश्चितार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? अनिश्चितार्थ। तो इसमें किमपि है, किम सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है। किम में क्या लगा है? इसमें अपि लगाए, यानी नपुंसकलिंग एक वचन में हुआ है। ये क्या हुआ है? किमपि। तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर नहीं करना है, किम प्लस अपि नहीं करना है। क्या इसको साथ में ही बोलना है? क्या बोलना है? किमपि। यानी किमपि अस्ति स्वभावेन। यहाँ पर किमपि, तो अपि का जो ये ह्रस्व ई है, ये क्या हुआ है? अस्सर का नियम से यह हो गया है। अर्थात ये है क्या? किमपि अस्ति स्वभावेन सुंदरम। इसमें फिर से वा अपि असुंदरम। क्या करना है इसमें? वाप्य सुंदरम का यहां पर क्या होगा? वा अपि असुंदरम। यद एव, क्या करना है इसमें? यद एव रोचते यस्मै भवेत् तत् तस्य सुंदरम। ठीक है, फिर से एक बार, किमपि अस्ति स्वभावेन सुंदरम वा अपि असुंदरम यद एव रोचते यस्मै भवेत् तत् तस्य सुंदरम। चलिए अब यहां पर क्रियापद यहां पर हम लोग देखेंगे। क्रियापद यहां पर क्या है? अस्ति। एक क्रियापद यहां पर अस्ति है, दूसरा यहां पर क्या है? रोचते हैं, और तीसरा क्रियापद यहां पर क्या है? भवेत् है। ठीक, तो चलिए पहले अस्ति से स्टार्ट करते हैं। अस्ति, अस्ति का मतलब है। क्या है? कि किमपि स्वभावेन सुंदरम अस्ति, यानी स्वभावेन किमपि सुंदरम अस्ति, यानी स्वभाव से या तो स्वभाव द्वारा कोई सुंदर है। किमपि अनिश्चितार्थ, यानी इसका अर्थ क्या करेंगे हम लोग? कोई, यानी स्वभाव द्वारा कोई सुंदर है। साथ में किमपि को फिर से एक बार लेंगे, वा अथवा अपि असुंदरम। यहां से या तो किमपि अथवा अपि असुंदरम, या तो असुंदर है। असुंदर का मतलब जो सुंदर ना हो उसे क्या बोला जाता है? असुंदर बोला जाता है, यानी खराब। यानी स्वभाव द्वारा कोई सुंदर है अथवा खराब है। ठीक है, अपि असुंदरम अर्थात अथवा तो खराब है, या तो फिर यहां पर एक अव्यय है वापी। वापी का अव्यय का अर्थ भी क्या होता है? अथवा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि स्वभाव द्वारा कोई सुंदर है अथवा असुंदर है, यानी खराब है। यद एव रोचते यस्मै, अर्थात यद यस्मै एव रोचते, यद यस्मै एव रोचते, जिसे पसंद हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। चतुर्थी, यानी इसलिए यहां पर यस्मै किया गया है। क्या किया गया है? जिसे, जिसे, अर्थात जिसे, जिसे जो पसंद हो, यानी जिसे जो पसंद हो, तत् तत् तस्य सुंदरम भवेत्, वह उसके लिए उसका क्या होता है? सुंदर है, सुंदर होता है। ठीक है, तो यही है सुंदर। यहां पर भवेत् यानी होता है या तो है,
ऐसे भी किया जा सकता है। यानी स्वभावेन किमपि सुंदरम अस्ति वाप्य सुंदरम, यानी वा अपि असुंदरम अथवा वाप्य सुंदरम। ठीक है, वापि असुंदरम यानी स्वभाव द्वारा कोई सुंदर है अथवा असुंदर यानी खराब है। जिसे जो ही यानी जिसे जो पसंद है उसका उसे अथवा उसका वह अथवा तो वह ही, ये वो यहां पर है ना, ये वो का अर्थ यहां पर ही करेंगे, उसे वही यानी वह ही क्या है, सुंदर होता है या तो सुंदर है। कोई ऐसे कोई वस्तुओं में खराबी या तो वस्तुओं में सुंदरता नहीं है। क्या है, सिर्फ अपने मन जिसमें जिसे जो पसंद होता है वो उसके लिए वो सुंदर है, जिससे जो पसंद नहीं है वो उसके लिए असुंदर है। जैसे मान लीजिए कि दो भाई है, ठीक है, दोनों भाई, लेकिन दोनों भाई का क्या रुचि एक समान होता है कि अलग अलग भी हो सकता है? अलग 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 भी हो सकता है। किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद है। ठीक है, तो जिसे मीठा पसंद है उसके लिए तीखा क्या बनेगा? नहीं अच्छा। यानी मीठा जिसको पसंद है उसे तीखा, मीठा उसके लिए वो सुंदर होगा और तीखा क्या होगा उसके लिए असुंदर होगा, यानी खराब होगा। ठीक है, जिसे तीखा पसंद है उसके लिए मीठा क्या बन जाएगा, खराब बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर बोला गया ना तो मीठा में खराबी है ना तो तीखा में खराबी है। ठीक है, किसी में खराबी नहीं थे, ना तो मीठा में मीठा सुंदर है ना तो फिर ये तीखा सुंदर है। ऐसे देखा जाए तो कोई खराबी भी नहीं है और कोई इसमें पसंद करने जैसे भी नहीं है। लेकिन जो जिसे पसंद है, जिसका जिस प्रमाण से रुचि हो, उसे वही वस्तु उसके लिए क्या होता है, प्रिय होता है, या तो उसके लिए सुंदर होता है। चलिए आगे वाला वाक्य। गुरुजी, तो इसका अनुवाद ऐसे होगा ना कि कोई भी वस्तु स्वभाव से ही सुंदर और असुंदर है, ऐसे है? ऐसे भी किया जा सकता है। यहां से अगर लेना है या तो स्वभाव द्वारा कोई भी वस्तु सुंदर है अथवा असुंदर है। यहां से हम लोग ले लेंगे, स्वभाव से स्टार्ट कर लेंगे कि स्वभाव द्वारा कोई भी वस्तु सुंदर है अथवा असुंदर यानी खराब है। जो जिसे कहने जो वस्तु, यद से क्या लेना है, तो यद से वस्तु स्वरूप में लेना है, यद वस्तु यानी जो वस्तु जिसे पसंद है, तत् यानी तत् क्या है, तत् वस्तु, तो वह वस्तु उसका क्या होता है, सुंदर है। यहां पर वस्तु है ही नहीं, लेकिन हमें लेना है। क्यों? क्योंकि वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए यहां पर यद और तद का उपयोग किया गया है। जी गुरुजी। चलिए उसके बाद भो छात्रा व्याकरणम पठत, क्रियापद क्या है इसमें, पठत। कौन से पुरुष कौन से वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन आग्नेय। हैस्तन भूतकाल कहां से आ गया, किसने बोला हैस्तन भूतकाल? चलिए यहां पर क्या है, ये जो है कि यहां पर है कि पठत, क्यों, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन क्यों, क्योंकि छात्रा क्या लिया गया है, संबोधन में क्या है, बहुवचन है। जब बहुवचन का संबोधन किया जाए तब क्या होता है, इसमें कर्ता कौन होगा? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके, तब यहां पर जब कोई यहां पर संबोधन बहुवचन में हो तब कर्ता किस में आता है, बहुवचन में। लेकिन कौन से पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसलिए ये क्रियापद किसका है, मध्यम पुरुष बहुवचन का रहा है। यहाँ पर पठत किसका, मध्यम पुरुष बहुवचन का, आज्ञार्थी विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि भो छात्रा यानी हे छात्रगण व्याकरणम पठत यानी व्याकरण पढ़ो, या तो तुम सब व्याकरण पढ़ो। ठीक है, आगे बालादेवस्य पूरो नृत्यन्तु, क्रियापद नृत्यन्तु कौन से धातु है, नृत्य धातु है। नृत्यन्तु यानी नाचे या तो नृत्य करें। कहाँ नृत्य करें, पुरः यानी आगे, किसके आगे,
तो देवस्य देव्या। पुरः, यानी देव की देव्या। आगे कौन नाचे? तो बालाह, इसमें विसर्ग है, इसका लोप हुआ है। यहाँ तो बालाह, तो बालाह यानी बालिकाएं, बालिकाएं देव की आगे नृत्य करें। रतिलाल, रतिलाल तम सत्यम न वद, तो इसमें रतिलाल क्या है? करता संबोधन। सही संबोधन। है। क्या है संबोधन? अगर करता क्यों होता करता? तो फिर यहाँ पर विसर्ग होता, और विसर्ग होने के कारण यहाँ पर पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ होने पर क्या होता? दंत स होता कि नहीं? आधा दंत स। जी तब इस पर, तब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर है नहीं। और दूसरा कारण कि यहाँ पर कर्ता क्या है कि क्रियापद यहाँ पर वद है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर त्वम है ही, इसीलिए रतिलाल क्या हुआ है? संबोधन है। यानी हे रतिलाल त्वम असत्यम न वद, यानी तुम असत्य मत बोलो, या तो तुम झूठ मत बोलो। ठीक है, चलिए आगे। सत्रवः, क्रिया आज्ञार्थ, सत्रवः, ये विद्यार्थ किया है लेकिन नहीं आज्ञार्थ किया है। आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन। जी 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 गुरुजी। सत्रवः परांगमुखः भवन्तु, इसमें विसर्ग आएगा, विसर्ग का लोप हुआ है, सौ के रौ के पूर्व में आ हो, और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो फिर विसर्ग का लोप होता है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। यहाँ पर क्यों लोप नहीं हुआ? क्योंकि ये प घोषवान नहीं है, प क्या है? अघोष है। अघोष है, तो आद्य ये द्वितीय सत्रवः सससा घोष। परांगमुखा भवन्तु, यानी सत्य, यानी शत्रुओं क्या हो? परांगमुख हो। परांगमुख मतलब जो उसके सन्मुख होता है, सामने विमुख, हाँ, यानी विमुख हो। ठीक है, उसके बाद तृष्णे धुना मुंचमाम, संधि विच्छेद क्या करेंगे? तृष्णा नहीं, तृष्णे अधुना मुंच माम, तो इसमें तृष्णे क्या है? संबोधन। संबोधन है। हे सीते, हे माले, तो आकारांत है, तृष्णा शब्द है, उसका संबोधन है। यानी हे तृष्णा अधुना माम मुंच, यानी अब मुझे छोड़ो। क्या है? अब मुझे छोड़ो। किसे बोला जाए? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ प्यास भी होता है, तृष्णा का अर्थ इच्छा भी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इच्छा के स्वरूप में करेंगे कि हे इच्छा, अब बहुत हो चुका है, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है, इसलिए क्या बोले? अब मुझे छोड़ दो। चलिए वेरी नाइस। आगे। अब इसके बाद हाँ, त्वम मम मित्र मेधि, संधि विच्छेद। मित्रम सही है। मित्रम एदि मित्र त्वम मम एदि, मम मित्रम, मित्रम एदि, मित्रम एधि, क्या है यहाँ पर? एधि किसका रूप है? मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन का है, किसका? अस धातु का। अस धातु का, अस धातु अस का। धातु का मध्यम पुरुष एक वचन किसमें? आज्ञार्थ में। यानी एधि, अस धातु का अर्थ क्या होता है? होना, होना, होना। हो। तो क्या बोला गया? तो तम मम मित्रम एधि, यानी तुम मेरा मित्र बन जाओ। यहाँ पर है नहीं, नहीं तो फिर तुम मेरा मित्र हो, ये वर्तमान की जैसे ये सुर। तो क्या बोलना है कि तुम मेरा मित्र बन जाओ, या तो हो जाओ। हो जाओ तो ऐसे तो नहीं बोला जाता है कि बन जाओ। उसके बाद बन जाओ या बनो? बनो, बन जाओ, जो बोलना है। गुरुजी सीधा सीधा आपने नहीं ले सकते तुम मेरे मित्र हो? नहीं, वो तुम मेरे मित्र हो, तम मम मित्रम असि। नहीं हो, मतलब आप मेरे मित्र बनो, इसके लिए भी हो जाओ, ऐसा इस तरह तो ये मीनिंग में हो। ऐसे हो नहीं बोले, बन जाओ। हाँ ठीक है जी गुरुजी। पापानि शम्यन्तु, कौन सा धातु है इसमें? सम धातु। शम धातु। शम धातु है। पापानि शम्यन्तु, यानी पाप शांत हो। क्या है कि पाप शांत हो। मैंने जयंतु, से लिखा पापो शांत हो। हाँ, गुजराती पापो शांत हो, लेकिन हिंदी में नहीं होता है। पाप शांत हो,
यानी गुरुजी, पापानी पाप का उससे नाश- ही क्या हो जाता है, वो बहुवचन में समझा जाता है। गुरुजी, पापों का नाश हो समन ऐसे नहीं लगता। जी गुरुजी, पापों का समन हो ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, पापों का अर्थात कौन सी विभक्ति? पापा नाम। यहाँ पर पापा नाम है, जी, पापा नहीं है। ये नहीं, ये कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार ही हमें लेना है। जी तो गुरुजी। गुरुजी ये बहुवचन में अगर हिंदी में करना हो तो कैसे समझेंगे? कि ये इसी प्रकार के पाप शांत हो के ऊपर अनुस्वार लगा देना है। अनुस्वार करेंगे, ओके ठीक है। गुरुजी, नाश हो ऐसे नहीं हो नाश सकता? हो, हाँ बोला जाता है। यहाँ पर सम नहीं, धातु का शांत अर्थ का जो शांत शांत- होना होता है ना। जी गुरुजी। जी, शांत होता है। ओके, उसके बाद जयंतु ते जिनेन्द्राः, हम बोलते हैं कि जयंतु ते जिनेन्द्राः, इसमें क्रियापद आगे है। कौन सा क्रियापद है इसमें? जय जय जयंतु कौन से धातु का है? जी धातु। जी धातु। हाँ, जय धातु नहीं, जी धातु। जी धातु अर्थात इसमें क्या है? जयंतु यानी जय हो। किसका जय हो? जिनेश्वर का। जिनेन्द्राः यानी जिनेश्वर भगवंत का जय हो, कि या तो जिनेश्वर जयवर्त, कहना जयवंत वर्ते। कौन से जिनेश्वर? तो ते जिनेन्द्रा, वे जिनेश्वर, क्योंकि ते किसका विशेषण है? जिनेश्वर का विशेषण है। अर्थात जिनेश्वर जयवंत वर्ते। रे रे जनाः विनयम न परित्यजत, फिर से यहाँ पर जनाः क्या है? यहाँ पर रे रे जनाः संबोधन संबोधन, यानी अरे अरे मनुष्य विनयम न परित्यजत, यानी परित्यजत यानी छोड़ो, न परित्यजत यानी मत छोड़ो। छोड़ो त्याग न किसका? करो। विनय तो को। विनयम यानी विनय को, विनय को। अर्थात विनय मत छोड़ो। क्योंकि जैसे कि मैं फल को खाता हूं, ऐसे नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फल खाता मैं फल खाता हूं। उसी प्रकार अरे अरे मनुष्य विनय मत छोड़ो। भो देवदत्त आसने उपवीस जलम च पीब, कितना सरल सरल वाक्य है। यहाँ पर क्या है कि भो देवदत्त, देवदत्त यहाँ संबोधन है, देवदत्त संबोधन। यानी हे देवदत्त उपवीस यानी बैठो। बैठ यहाँ तुम बैठो, कहाँ बैठो? आसन है, आसन आसने यानी आसन ऊपर बैठो। और चौ का आगे लेंगे, अर्थात और पानी पियो। जलम पीबो। या तो तुम यानी तू, अगर कोई ऐसे तुच्छ का तुकार से बोलना है तो हे देवदत्त तू आसन पर बैठ और पानी पी। लेकिन ऐसे भाषा बहुत कम प्रयोग में किया जाता है। हमेशा भाषा कैसे? वो मान पूर्वक ही बोला जाना चाहिए। इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? तुम आसन ऊपर बैठो और पानी पियो। देवदत्त चिरम जीवतात विद्याम च लभस्य, जीवतात कौन सा क्रियापद है? तू का तात होता है ना गुरुजी? तो बोलिए किसका रूप है? जीव धातु तो है, मतलब विद्यार्थ है, आज्ञार्थ है, कि ये चार काल के सिवाय कोई और किसी का रूप है? किसका रूप है? नहीं, ये गुरुजी आज्ञार्थ अन्य पुरुष एक वचन। तू का तात होता है ना? हम लोग लास्ट में देखे थे कि दो प्रत्यय, एक ही प्रत्यय और एक तू प्रत्यय। तो ही और तू किसका प्रत्यय है? ही और तू जो है वो आज्ञार्थ का है। ये आज्ञार्थ का प्रत्यय है। तो ही प्रत्यय जो है वो है मध्यम पुरुष एक वचन, और तू प्रत्यय जो है वो क्या है? अन्य पुरुष एक वचन। एक वचन। इन दोनों प्रत्यय के जगह पे एक तात आदेश होता है, ऐसे बोला गया था। क्या बोला गया? तात आदेश होता है। इसीलिए यहाँ पर जीवतात, यहाँ पर क्या लेना है? तो यहाँ पर ही लेना है, ये देवदत्त संबोधन है। इसीलिए पहले ही मैं बोला है कि संबोधन अगर एक वचन हो तो मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन। अगर कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन हुआ तो क्रियापद को भी क्या मानना पड़ेगा? मध्यम पुरुष एक वचन। इसलिए ही के स्थान पर क्या लगा है? तात प्रत्यय लगा है। अर्थ तो वही है, अर्थ जीवतात यानी जियो। ठीक है।
कब? तो चीरम जीवतात, यानी दीर्घ काल तक जियो, और लंबा जियो। चौ को आगे ले लेना है, और विद्याम लभस्व, और विद्या की प्राप्ति करो, प्राप्त करो। या तो विद्या प्राप्त करो। ठीक है, चलिए। गुरुजी, हाँ जी बोलिए। गुरुजी, ये तू के बदले में क्या आदेश होता है, ये मुझे थोड़ा समझ। अभी पूरा के पूरा अभी समझा दिया। ये दो दो प्रत्यय यहाँ पर लिखा, इसके पहले भी समझाया था। दोनों प्रत्यय कहाँ है? ही प्रत्यय और तू प्रत्यय कहाँ पर आता है? प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। कौन से काल अरे में? आज्ञार्थ में, आज्ञार्थ में। तो और तू प्रत्यय? अन्य पुरुष एक वचन में आता है। तो बस यही दोनों प्रत्यय के जगह ये तात प्रत्यय लगता है। इतना तो याद है, तो इसमें प्रश्न क्या है? वो क्या चीज लगा है, वो चीज तात नहीं समझ में आया मुझे। ये दोनों प्रत्यय का आदेश तात होता है, इसमें क्या समझना है? हाँ, बस अब समझ गई मैं, अब क्लियर हो गया। ओके, तो इतना तो ये चित्र के साथ ये समझा दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। ओके, आगे। हे अम्ब पुनरपि वयम शत्रुंजयम गच्छाम। संबोधन, हे अम्बे। हे अम्बे, यहाँ पर क्या है? हे अम्ब, हे माते, यहाँ हे पर माते। अम्बा है, अम्बे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ से आले। अम्बे होना चाहिए। हाँ, इसको सुधार लेना। ठीक, क्या है कि हे अम्बे पुनः अपि वयम शत्रुंजयम गच्छाम। तो इसमें जो है कि इसमें गच्छामो क्यों किया गया है? ये इसमें दो तो है ना। संबोधन तो इसके लिए हम पांचवा पार्ट में, जब पांचवा पार्ट आएगा ना, ये तो चौथा पार्ट चालू है, उसके बाद पांचवा पार्ट में देखेंगे कि वाक्य रचना किस प्रकार की होती है। अगर एक ही वाक्य में तीन पुरुष अगर हाजिरी हो तो किस पुरुष की मुख्यता होती है? पहले पुरुष। बोलने वाले। उत्तम पुरुष की। तो उसमें उत्तम पुरुष। तो अगर जहां उत्तम पुरुष की हाजिरी हो वहां पर किसकी मुख्यता? उत्तम पुरुष की प्रधानता होती है। इसीलिए वयम है, इसीलिए यहां पर क्या हुआ है? गच्छाम। यानी हे माता, फिर से हम, फिर से भी नहीं करना है, यहाँ पर फिर से कर देना है। अपि का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? से कर लेना है। फिर से हम शत्रुंजय जाएं। हे माता, फिर से हम शत्रुंजय जाएं। चलिए, उसके बाद किंकराहा भारम वहत झटिति चलत। तो इसमें किंकरा क्या है? किंकराहा। संबोधन। क्या है इसमें? संबोधन में ही किंकराहा, यानी हे नौकर या तो हे सेवकगण, भारम वहत, यानी भार उठाओ या तो वहन करो, जो बोलना है, भार वहन करो। और यहाँ पर कोमा है, कोमा का अर्थ है यहाँ पर और कर देना है। क्या करना है? और जल्दी से चलो। ठीक है, आगे वाला वाक्य। किम भो संस्कृतम भाषाम शिक्षामहे उत आंग्ल भाषाम। यानी किम भो, ये क्या है कि संप्रश्न अर्थ में है। संप्रश्न, तो संप्रश्न अर्थ में है किम भो संस्कृतम भाषाम शिक्षामहे उत आंग्ल भाषाम। उत का अर्थ होता है कि अथवा। या तो यहाँ पर क्या करेंगे? किम्भो, अरे किम्भो का ही भी अर्थ क्या करना है? अरे संस्कृत भाषा सीखें या अंग्रेजी भाषा। ठीक है, शिक्षा महे कौन सा है इसमें? शिक्षा महे किसका आया? आज्ञार्थ। आज्ञार्थ उत्तम पुरुष बहुवचन। ये उत्तम पुरुष बहुवचन में ये आया है। आज्ञार्थ उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है? शिक्षा महे, यानी हम सब सीखे। तो ये अरे संस्कृत भाषा सीखे या अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये वाक्यानुवाद पूर्ण होता है। अब जो आने वाला है वो अत्यंत महत्व के पाठ है। और वो पाठ कौन सा है? तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है। कौन सा है यहाँ पर? समास। मुख्यतः संस्कृत में देखा जाए ना, संस्कृत में 2 से 3 पाठ बहुत महत्व का है।
प्रथम नंबर अगर देखा जाए तो वो है संधि, दूसरा नंबर में जो है क्रियापद, क्रियापद, और तीसरा नंबर में अगर कोई हो तो वो क्या है? समास। ये तीन जो है, ये तीन बहुत ही महत्व की वस्तु हैं। एक संधि आ जानी चाहिए संस्कृत भाषा में, दूसरा क्रियापद का ध्यान होना चाहिए, क्रियापद का ज्ञान होना चाहिए, और समास अति महत्व का है, क्योंकि समास का स्थान कोई भी भाषा में हो, सिर्फ संस्कृत भाषा नहीं, कोई भी भाषा में हो, समास का स्थान हमेशा हृदय के स्थान पर होता है, या तो उसका मुख्य स्थान पर वो होता है। जैसे चौथा नाम पद भी लिख दीजिए, मुख्य। क्या प्रश्न है? नाम पद भी मुख्य हो गया ना। यहाँ पर शब्द जो भाषा के संपूर्ण भाषा के लिए मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत भाषा के संपूर्ण भाषा के लिए सिर्फ ये तीन चीज होना बहुत ही जरूरी है। ये तीन चीजों की अति अत्यंत जरूरी है, अति आवश्यक है। ऐसे तो सब कुछ आवश्यक है, नाम पद भी है, क्रियापद भी है, विशेषण भी है, सर्वनाम भी है, सब कुछ है। भी है। लेकिन क्रियापद से हम कर्ता ढूंढ सकते हैं ना। जरूर, लेकिन इसीलिए यहाँ पर क्रियापद जो है, क्रियापद में हम हमेशा कहते हैं कि क्रियापद का ढूंढना मतलब 50% सेंटेंस आ गया। ये क्रियापद अति महत्व, इसलिए इसमें क्या हो जाता है कि 50% उन्हीं वाक्य समझ में आ जाता है। तो ये जो समास है, तो समास क्या है? सामान्य से अगर यहाँ पर देखें, समास का मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? संक्षेप लिखें, तो समास मतलब संक्षेप। तो हाँ, समास का अर्थ संक्षेप ही होता है। किसका संक्षेप? तो पदों का संक्षेप। समरी गुरुजी, हाँ जी, संक्षेप क्या? संक्षेप यानी संक्षेप यानी छोटा। समरी गुरुजी, नहीं, समरी नहीं करना है, समरी को सारांश बोला जाता है। ओके जी गुरुजी जी। ये कोई भी वस्तु हो, कोई पाठ समझाया गया, उसका 2 लाइन में समझाया जाए, उसे सार अंश, ये भी समास वाला ही है। ये भी एक समास है, सारांश शब्द। क्या समास हुआ है? सार का अंश, यानी सार का अंश जिसमें हो उसे क्या कहा जाता है? सारांश कहा जाता है। समास नहीं, उसे सारांश कहा जाता है। सारांश जी, सार का अंश। यहाँ पर बताया गया है कि संक्षेप, तो किसका संक्षेप? तो यहाँ पर हम देखेंगे पदों का संक्षेप। जी, अनेक पदों को एक पद में संक्षेप में करना, वही क्या है? समास। अनेक पद, क्योंकि कभी भी एक पद का समास नहीं होता है। एक पद का कभी भी समास नहीं होता है। समास करने के लिए कम से कम कितने? 2 पद चाहिए। 2 पद। तो ऐसे द्विपद समास होता है, त्रिपदी समास होता है, चतुर्पदी समास होता है, पंचपदी समास होता है, अनेक पदी समास होता है। कितने? ऐसे अनेक पदों को लगाकर भी समास होता है। कभी कभी ऐसे मिलता है कि जैसे यहां पर देखा जाए, ये एक समास है, इसमें कितने पद है? तो अखंड, अर्थ, बोधक, भिन्न, अर्थक, पद। कितना? इतने यहाँ पर पद है। कितने? अखंड एक पद, अर्थ दूसरा पद, बोध तीसरा पद यानी बोधक तीसरा पद, फिर यहाँ पर भिन्न चौथा पद, फिर अर्थ का 5वां पद, और 6ठा पद के स्वरूप में यह क्या है? पद है। तो इन सबको एक पद बना दिया है। अखंड अर्थ बोधक, अखंड अर्थ बोधक, भिन्नार्थक पदानाम, ये एक पद हुआ। तो ये जो क्या ये ऐसे 6-7 पद को एक पद में किया, यानी 6-7 पद को वो जाकर एक पद, तो ये संक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसीलिए ये समास को क्या कहा गया है? संक्षेप। किसका संक्षेप? तो पदों का संक्षेप, उसे समास कहा गया है। और समास में कुछ खास बात यहाँ पर ध्यान में रखने का जरूरत है, क्योंकि समास अति महत्व है। समास को एक एक शब्द ठीक से यहाँ पर समझना चाहिए, तब आगे जाकर हम समास
यहां भी समास जो है, समास कुछ ही भाग, किंचित भाग ही समझेंगे, मध्यमा में विशेष से हम समझेंगे। लेकिन यहां पर जितना भी समझना है, अगर यहां मजबूत किया है तो फिर मध्यमा में हमें क्या लगेगा, सरल। आसान। हाँ, तब मध्यमा में आसान होगा। अगर अगर गड़बड़ हुआ तो फिर मध्यमा में और गड़बड़ होने का चांस है। इसलिए ये समास के पाठ बहुत ही ध्यान पूर्वक ये पढ़ना चाहिए, और इसका प्रारंभ हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।